हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल है? आई होप आप बहुत बढ़िया होगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मिशन संभव जीएसटी रिवीजन ऑन टॉपिक रिफंड। रिफंड ये टॉपिक इस वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, उसके क्या इम्पैक्ट है ये जरूर देखिएगा। अमेंडमेंट्स देख के ये सेशन करो, या फिर यहाँ पे ये सेशन देखने के बाद मैंने वहाँ रोका है ये सेशन जहाँ आपको अमेंडमेंट्स देखना है, और अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की है। तो रिफंड के दो पार्ट हो गए, ये रिफंड का पार्ट 1 है और इसके बाद 1 घंटे का पार्ट 2 रहेगा। रिफंड मैं बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ, जहाँ इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से हमारा रिवीजन होगा। हाँ, लेकिन प्रोसीजरल पार्ट, अब देखो ये रिवीजन है, प्रोसीजरल पार्ट का जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो मैं इसमें कवर कर लूँगा, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से मेरा चार्ट पढ़ लेते हो तो इसके बाद सिर्फ क्वेश्चनेयर सॉल्व कर लो, बस। रेगुलर मैथ आप जहां जरूरत होगी वहीं देखना, पर आपकी स्टडी ओवर, रिफंड चैप्टर इज ओवर। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, आपको हमारे मिशन संभव की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मिशन संभव में हमने जो है अभी तक कितने चैप्टर्स खत्म कर दिए रिवीजन की। अरे देखो, सप्लाई हो गया क्या? हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, सेकंड भी हो गया, आईटीसी पार्ट ए पार्ट बी 2 हो गए। आईटीसी बहुत अच्छे से रिवाइज किया मैंने, आरसीएम ईसीओ भी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हो गया, कंपोजिशन स्कीम भी हो गया, मतलब टोटल 7 लेक्चर्स हो गए हैं। रिफंड आज है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई और एग्जाम्शन देखेंगे। मतलब हम आउट ऑफ 80 मार्क्स, ओके, 40 टू 40 नहीं 50 मार्क्स के आसपास रिवीजन कर लेंगे। ओ हाँ, और आपने मेरे साथ किया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये 50 इतने चैप्टर्स पे टेस्ट भी ट्राई करो, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी ट्राई करो। ओके, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मेरा रिवीजन आपका बूस्ट कर रहा होगा, और मेरे साथ जुड़े रहो। ओके, मैं जीएसटी आपका अच्छे से करवा लूँगा, और इस बार 80 पार, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। 80 से ज़्यादा सोचोगे तो 70 आएंगे, 60 आएंगे, और 80 प्लस भी आ सकते हैं। ओके, तो इस बार 80 पार। और चलिए, अमेंडमेंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन मटेरियल आपको दिया हुआ है जिसमें अमेंडमेंट्स, ओके, आपको चार्ट बुक से जो रिवीजन कर रहा हूँ चार्ट बुक की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ साथ में दोस्तों, अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए चार्ट बुक की तो आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, उसकी भी बाय लिंक में हमने दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, आपको बहुत सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का रिविजन रिफंड। आर यू रेडी? यस और नो? तो डन। चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक रिफंड पे। अब रिफंड ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो लगता है सर ये तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, लेकिन दोस्तों मैंने जब रेगुलर क्लास में पढ़ाया था तो चार्ट फॉर्म में आपको पढ़ा के सभी कनेक्शन लगा के दिए थे। और यहाँ पे भी जब अगर आप ये रिवीजन ध्यान से देखो तो रिवीजन में ये पूरे चार्ट में आपकी प्रोसीजर भी कवर हो जाएगी। कुछ ट्रिकी एरिया जैसे 89.4A, 89.4, 89.5 जिसपे कंटिन्यूस क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आप ये रिवीजन के बाद बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे ही हमारी रिवीजन हो जाती है आप क्वेश्चंस भी देख लेना। उसके बाद में यस 89.4A 4B का कुछ पार्ट डीम एक्सपोर्ट और पेनल्टीमेट सप्लाई का यहाँ पे ओमिट हुआ है, उस पर भी स्पेशल डिस्कशन करेंगे। एंड देन ओके, बाकी बची हुई केसेस कहाँ का आपको रिफंड मिलते हैं, ये रिमेनिंग केसेस का भी डिस्कशन हमारा होगा। हाँ, कुछ ऐसा प्रोसीजर है जैसे सेल्फ एक्सपोर्ट वगैरह, अब ये प्रोसीजर डिटेल में तो डिस्कस नहीं हो पाएगी ये रिवीजन वीडियो में, लेकिन कुछ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और रिवाइज करके दूंगा। एंड लास्ट, ऑर्डर ऑफ रिफंड, कुछ सर्कुलर्स और इंटरेस्ट अप्लीकेबिलिटी, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, और डेफिनेटली ये रिवीजन आपको हेल्प करेगी। और पूरा रिफंड चैप्टर जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मोर देन 100 पेजेस का है, यहाँ पे वो चैप्टर 4 पेजेस में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखो 100 पेजेस आपके 4 पेजेस में सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे। तो चलिए बात करें तो यहाँ पे प्रोसीजर को समझ लेते हैं। समझ लो बेटा, ये बंदा है और ये बंदा रिफंड क्लेम करना चाहता है। तो अब ये रिफंड क्लेम करना चाहता है कोई भी रीजन की वजह से, रिफंड ZRS का हो, रिफंड जो है IDS का हो, या डिफरेंट केसेस ऑफ रिफंड वो क्लेम करना चाहता है। तो जनरल प्रोसीजर क्या है रिफंड की? तो रिफंड की जनरल प्रोसीजर है जिसे हम रिफंड प्रोसीजर 1 कहते हैं, या जनरल प्रोसीजर, आप ये जनरल प्रोसीजर भी कह सकते हो। वो एप्लीकेशन फाइल करेगा रिफंड का इन RFD 01। अब RFD 01 ये फॉर्म होता है, जब वो RFD 01 का एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसके साथ साथ ओके वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, और वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेस पर उसको रिफंड मिलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी और उसने जीएसटी का बटन पास ऑन नहीं किया।
ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हो गए, आपको रेगुलर नोट से भी रेफर कर लेना, और मैंने हर रिफंड के इवेंट में आखिरी में डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, यानी जैसे जेआरएस होगा तो जेआरएस के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे और कंडीशंस क्या होगी आखिरी में दी है, तो आप ये चार्ट में भी पढ़ सकते हो। टाइम लिमिट, अब टाइम लिमिट कोई भी रिफंड क्लेम करना है तो वो कहते हैं 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा फ्रॉम द रिलेवेंट डेट, आरडी मतलब रिलेवेंट डेट, आपने लिखना होगा तो लिख देना रिलेवेंट डेट से। तो हर रिफंड के केस में व्हाट शुड बी द रिलेवेंट डेट, ओके, तो मैंने जितने भी रिफंड केस यहाँ पे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस लिए हैं, तो रिलेवेंट डेट कैसे कैलकुलेट होगी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर स्पेसिफिक केस में डिस्कस करेंगे। तो 2 ईयर्स में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, और इफ आईटीसी रिफंड इज क्लेम रिड्यूस द अमाउंट फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर। उसके बाद में आपने फाइल किया RFD01 जो कॉमन पोर्टल पे आपने फाइल किया, तो कॉमन पोर्टल आपका ARN जनरेट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय ARN, लिखना हो तो लिख देना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब भाई आपका एप्लीकेशन फाइल हो गया। रिफंड कंबाइन फाइल होता है CGST प्लस SGST या IGST का रिफंड, जो भी आपका रिफंड होगा। अब पोर्टल पे चले गया, हमारा कॉमन पोर्टल असाइन करता है जुरिडिक्शनल ऑफिसर को, ओके, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफंड, और ये क्रॉस एम्पावरमेंट है गुड्स और सर्विस का। मतलब क्या, अब क्रॉस एम्पावरमेंट मतलब क्या, सेंट्रल या स्टेट कोई भी ऑफिसर के पास जा सकता है। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा, अगर सेंट्रल ऑफिसर ने यानी CGST ऑफिसर ने रिफंड दे दिया तो वो CGST के साथ SGST का भी रिफंड दे सकता है, और SGST ऑफिसर ने रिफंड दे दिया तो वो SGST के साथ CGST का भी रिफंड दे सकता है, क्योंकि क्रॉस एम्पावरमेंट है। चलो, आपका रिफंड का केस ऑफिसर के पास चले गया। अब आप में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब सिचुएशन लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन आ गया, ऑफिसर एप्लीकेशन देख रहा है और उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे देता है विद इन 15 डेज RFD02 में, ओके, और उस एक्नॉलेजमेंट में स्पेसिफाई करता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, वो स्पेसिफाई करता है कि ये डेट है जहां आपका कंप्लीट एप्लीकेशन आ गया। समझ लो आपके डॉक्यूमेंटेशन में डेफिशिएंसी है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में डेफिशिएंसी है तो वो RFD03 में आपको इन्फॉर्म करेगा। सर फॉर्म याद रखना है क्या, मैं कहूँगा फॉर्म एक ही याद रखो, RFD01, ओके, बाकी फॉर्म याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा। तो वो आपको 15 डेज में डेफिशिएंसी मेमो दे देगा। वो आपको डेफिशिएंसी कंप्लीट करके फिर से आपको RFD01 डेफिशिएंसी को जो भी थी आपको सब यहाँ पे डेफिशिएंसी को खत्म करना पड़ेगा, जो पूछा वो आपको देना पड़ेगा, और फिर से कॉमन पोर्टल पे आपको RFD01 देना पड़ेगा। डन। नाउ उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी, इफ एक्नॉलेजमेंट गिवन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, अगर आपको ये एक्नॉलेजमेंट दे दी मतलब ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। अब आपका प्रोसेसिंग होगा। ये प्रोसेसिंग में क्या होता है, सारे वेरिफिकेशन होता है कि भाई GST पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन सही अटैच है कि नहीं है, इनवॉइस ऑथेंटिकेटेड है या कि नहीं, वैलिड है या नहीं है, बर्डन कहीं पास ऑन तो नहीं हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल यहाँ होगी कि नहीं होगी, सारी चीज़ें चेक होती है। और उसके बाद में ऑर्डर आती है कि भाई अब आपका जो है रिफंड वाला ऑर्डर आएगा। अब ऑर्डर 2 टाइप की होती है, एक तो एक्सेप्ट हो गई या फिर आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब समझ लो एग्जांपल लेते हैं, आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया प्रोसेसिंग में। अगर आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, शो कॉज नोटिस इशू की जाएगी कि भाई हम आपका रिफंड रिजेक्ट क्यों ना करें, ये नोटिस आएगी आपको, और रिजेक्शन ऑर्डर फाइनल हो जाएगी। अब रिजेक्शन ऑर्डर फाइनल होने के बाद आप अपील में जा सकते हो, ओके, टू यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट में आप जा सकते हो। समझ लो कोर्ट ने आपको रिफंड अलाउ कर दिया कि भाई इसका रिफंड बनता है, इसको रिफंड दे दो, और कोर्ट ने रिफंड अलाउ कर दिया। ओ भाई साहब, अच्छा हो गया। अब अगर कोर्ट ने रिफंड अलाउ कर दिया तो 60, इफ रिफंड इज नॉट पेड विद इन 60 डेज देन इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम। अब गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने कहा कि रिफंड दे दो और गवर्नमेंट ने रिफंड नहीं दिया, कितने दिन में, गवर्नमेंट ने 60 डेज में अगर रिफंड नहीं दिया तो गवर्नमेंट आपको 9% पर एनम से जो है ओके इंटरेस्ट देगी। और वो कब से, 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड। मतलब जो आपका ये जो डेट ऑफ एप्लीकेशन था वहां से 61th डे से, ओके, नेक्स्ट डे से नहीं, मतलब यहां से 61th डे से, ओके, डे से टिल द डेट ऑफ रिफंड, टिल द डेट ऑफ रिफंड, डेट ऑफ रिफंड आपको गवर्नमेंट दे देगी इंटरेस्ट। और क्या रेट से देगी, अगर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से तो गवर्नमेंट 9% से आपको इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, चलो ये तो क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ, फिर हम कोर्ट में गए, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपका रिफंड एक्सेप्ट कर लिया, ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया, सही है भाई, सब डॉक्यूमेंट सही है, उसका वेरिफिकेशन हो गया, ऑथेंटिसिटी प्रूव हो गई, तो रिफंड ऑर्डर आती है RFD06 में। अब RFD06 में जो रिफंड ऑर्डर आएगी, इट हैज टू बी इशूड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। मतलब ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन था, यहां से 60 डेज में ऑर्डर दे दो,
यहाँ से 60 डेज में ऑर्डर दे दो। ओके, तो ऑर्डर जानी ही चाहिए 60 डेज में, और मिनिमम रिफंड अमाउंट जो 1000 होनी चाहिए, मतलब 1000 के नीचे होगी ओके तो वो केस में रिफंड नहीं मिलेगा। 1000 या उससे ज़्यादा, CGST का 1000, SGST का 1000, और वेरी इंपॉर्टेंट IGST का रिफंड होगा तो वो भी 1000, 2000 मत कर देना, ठीक है, वो भी 1000। ओके हाँ, पर ये जो मिनिमम रिफंड का जो क्राइटेरिया है, दिस रिस्ट्रिक्शन नॉट अप्लीकेबल टू रिफंड ऑफ ई कैश लेजर। तो ये MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई मिनिमम रिफंड कितना, तो 1000, पर कैश लेजर के रिफंड हो गए तो वो केस में अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कैश लेजर का पैसा तो आपका है ना, वो हमारा 200 रुपया होगा तो भी हमारा पैसा है, हमने डाला हुआ पैसा है, हमको रिफंड मिलना चाहिए। हाँ भाई बोलो, सही है ना? तो चलिए, अब ये ऑर्डर देते वक्त दो बातें होती है, एक तो डॉक्ट्रिन चेक होती है ओके, या ये रिफंड ऑर्डर विथहोल्ड हो जाती है। डॉक्ट्रिन भी चेक होती है और विथहोल्ड भी हो जाती है। अब डॉक्ट्रिन चेक होना यानी क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यानी क्या, चलो मैं आपको बताता हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है। देखो अब समझ लो, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है ओके। सप्लायर ने गवर्नमेंट को ओके यहाँ पे मतलब इनवॉइस वैल्यू है, वैल्यू 1 लाख रुपीस है, और उसके ऊपर GST एट द रेट ओके 18% यानी 18,000 चार्ज करके कस्टमर को पास ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या, और गवर्नमेंट को 18,000 पे कर दिया, बाद में पता चला कि हमने तो हाई रेट से पे कर दिया भाई साहब ओके, रेट 12 ही था, हमने गलती से 18% लगा दिया ओके, या रेट नील था, हमने गलती से 18% लगा दिया। तो ये सप्लायर कह रहा है कि ओ गवर्नमेंट ओके, मुझे जो है ना आप रिफंड दे दो, मैंने आपको पैसा दिया हुआ है, एक्सेस दिया हुआ है ओके, मेरा गुड्स तो 12% का ही था, 12,000 ही आना चाहिए था, या नील था, मैंने तो आपको एक्सेस दे दिया है, तो मुझे रिफंड दे दो। गवर्नमेंट कहती है हाँ भाई तुझे रिफंड बनता है क्योंकि तूने एक्स्ट्रा दिया है, सारे डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, इनवॉइस दे रहा है, तू क्लासिफिकेशन कोड दे रहा है, सब सही दे रहा है, लेकिन तूने भाई साहब ये बर्डन पास ऑन कर दिया रिसिपिएंट को। अगर हम तुझे रिफंड दे दे, ओ भाई अगर तुझे रिफंड दे दे तो तू तो अनजस्टिली एनरिच हो जाएगा, कैसे अनजस्टिली एनरिच हो जाएगा कि तूने हमारे से भी पैसा ले लिया और इससे भी पैसा ले लिया, वाह वाह, डबल नहीं होगा ओके। तो ऐसे केस में अगर सप्लायर ने बर्डन पास ऑन कर दिया होगा तो इसको डॉक्ट्रिन लग जाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। रिफंड इसको नहीं मिलेगा, डॉक्ट्रिन कहती है यानी प्रिंसिपल कहता है रिफंड कस्टमर को मिलेगा, और कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है क्योंकि उसने भी पास ऑन कर दिया। तो अगर कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है तो ये पैसा रिफंड का कंज्यूमर वेलफेयर, सुनना, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर हो जाएगा ओके। तो ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर होगा, पर भाई साहब इसको तो नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसको अनजस्टली एनरिच नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे जब भी रिफंड ऑर्डर डिपार्टमेंट पास करता है तो ये डॉक्ट्रिन चेक करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो डॉक्ट्रिन, अब देखो डॉक्ट्रिन कहाँ अप्लीकेबल नहीं है और कहाँ अप्लीकेबल है। अब ये डॉक्ट्रिन कहाँ अप्लीकेबल नहीं और कहाँ अप्लीकेबल है सुनो। जैसे अभी जब भी मैं डिपार्टमेंट में रिफंड क्लेम करने जाता हूँ तो कुछ केसेस में ऑफिसर मुझे एक सवाल भी नहीं पूछता है कि तुमने बर्डन पास ऑन किया कि नहीं किया, वो केसेस है यही। यहाँ पे ऑफिसर आपको सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट रिफंड देगा। मैंने एप्लीकेशन फाइल किया कि मेरे अकाउंट में रिफंड आ जाएगा भाई साहब, सिंपल वे है इसकी मतलब इतना सिंपल रिफंड का तरीका है कि इसकी फीस बिल्कुल बिना टेंशन के मिल जाती है। तो जहाँ डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होगी ऑफिसर परेशान नहीं करेगा, ऑफिसर आपको नहीं पूछेगा कि बर्डन पास ऑन हुआ कि नहीं हुआ और एक्सेट्रा ओके। तो वो कौन कौन से केसेस है जहां डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, बाकी सारे केसेस में डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब आपको डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि सर मैंने बर्डन पास ऑन नहीं किया, मुझे रिफंड दो। तो पहले ये देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन कहां अप्लीकेबल नहीं होगी। पहला केस, IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट विदाउट बॉन्ड। नाउ जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो दो स्कीम है, अगर आपको याद होगा, एक विद बॉन्ड एक विदाउट बॉन्ड। विदाउट बॉन्ड वाले में क्या करना पड़ता है, बोलो क्या करना पड़ता है। विदाउट बॉन्ड में आपको पहले IGST दे देना पड़ता है, और IGST देने के बाद उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हो ओके। पर पहले IGST दो, तो क्योंकि आप बॉन्ड नहीं दे रहे हो, और उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो जब आप IGST का रिफंड क्लेम करोगे और एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम होगा तो ऑफिसर आपको नहीं पूछेगा ओके कि भाई तुमने बर्डन पास ऑन किया क्या, बाहर वाला आपने बाहर एक्सपोर्ट किया, वहाँ का कस्टमर था, बर्डन पास ऑन किया कि नहीं। हमको एक्सपोर्ट का बेनिफिट देना है, तो वहाँ वो डॉक्टर नहीं चेक करेगा। दूसरा, एक्सेस ITC ऑफ ZRS एंड IDS। अब ZRS के केस में आपको यहाँ पे ITC का रिफंड मिल जाता है, या IDS मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो IDS के केस में आपको रिफंड मिल जाता है। तो वो केस हम देख लेंगे कि वहाँ पे भी डॉक्ट्रिन नहीं पूछा जाता है, आपको एक्सेस ITC का रिफंड सीधा दिया जाता है बिना कोई सवाल पूछे, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सही अटैच कर देना। उसके बाद में रिफंड ऑफ ई कैश लेजर, तुम्हारा ही पैसा पड़ा हुआ है, एक्सेस कभी भी निकालो, हम क्यों पूछे, कैश लेजर का बर्डन थोड़ी पास ऑन होता है, तुमने एक्सेस डिपॉजिट करके रखा हुआ है। रिफंड ऑफ टैक्स ऑन रिफंड वाउचर। नाउ इनवॉइस चैप्टर में अगर आपको वाउचर का पता होगा तो इनवॉइस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है, एक तो होता है रिसीव वाउचर, दूसरा होता है रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर में क्या होता है बेटा, इनवॉइस चैप्टर में जाके अगर आपको याद होगा तो देखना कि अगर एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है,
सप्लायर ने एडवांस लिया, ओके, और ये एडवांस पे जीएसटी दे दिया, और फिर बाद में सप्लाई नहीं किया एंड ओके इनवॉइस भी नहीं दिया, तो अगर एडवांस लिया होगा और एडवांस पे सप्लायर ने जीएसटी दे दिया होगा और उसके बाद में उसने सप्लाई भी नहीं किया एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इनवॉइस भी नहीं लिया, तो ऐसे केस में उसको कस्टमर को पैसा वापस देना पड़ता है। तो यहाँ एक वाउचर बनता है, रिफंड वाउचर, ओके, रिफंड वाउचर बनता है। तो उसने जो भी यहाँ पे कस्टमर से जीएसटी के साथ पैसा लिया होगा वो कस्टमर को वापस कर देगा, और जो अपने जेब से एडवांस पे टैक्स दिया, ओके, तो उसका वो रिफंड क्लेम कर लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में रिफंड वाउचर का रिफंड होगा, मतलब क्योंकि मैंने तो कस्टमर को पूरा वापस कर दिया, लेकिन कस्टमर ने जो मंथ पे मुझे एडवांस में दिया था, स्पेशली सर्विस का, गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं आता है पर सर्विस का दिया था, तो वो केस में मैंने तो गवर्नमेंट को दिया था, गवर्नमेंट मुझे रिफंड देती है, पर मुझे रिफंड वाउचर प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रॉन्ग हेड मतलब क्या, मतलब ये वाला वर्ड समझ लो। रॉन्ग हेड मतलब क्या, तुमने पैसा आईजीएसटी में देना था, इंस्टेड ऑफ दैट तुमने सीजीएसटी एसजीएसटी में दे दिया, या तुमने सीजीएसटी एसजीएसटी में देना चाहिए था, तुमने आईजीएसटी में दे दिया। तो रॉन्ग हेड में अगर दे दिया तो क्या हो जाता है, पहले राइट हेड में पे कर दो और जो पुराना तुमने रॉन्ग हेड में पे किया उसका रिफंड क्लेम करो। अब मेरा एक क्लाइंट था, उसने गलती से इंटरस्टेट सप्लाई प्रूव कर दिया, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई यहाँ पे ट्रांजेक्शन को ले लिया और क्या हुआ, आईजीएसटी दे दिया। फिर उसके ख्याल में आया कि नहीं ये तो आईजीएसटी नहीं है, तो इंट्रा है एज पर द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इंट्रा है, तो वो केस में उसने सीजीएसटी एसजीएसटी वापस से पे किया और आईजीएसटी का रिफंड क्लेम किया। तो ऐसे केस में डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि तुमने दिया हुआ पैसा है। उसके बाद में रिफंड ऑफ टैक्स इफ बर्डन इज नॉट शिफ्टेड, तुमने बर्डन शिफ्ट नहीं किया, ये प्रूव कर देते हो तो डायरेक्ट रिफंड तुमको मिलेगा। या कोई नोटिफाइड केसेस ऑफ द गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड केसेस होगी तो वो, हाँ। और एक देखो, रिफंड क्लेम बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके, अब ये प्रोविजन एक है, रिफंड क्लेम बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसका मैं थोड़ा आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन कब रिफंड क्लेम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कोई फ्लैट खरीदा और यहाँ पे फ्लैट बिल्डर ने मेरे से एडवांस ले लिया, मैंने पहला एडवांस पेमेंट किया, दूसरा एडवांस किया, और क्या है, बिल्डर कंस्ट्रक्शन सर्विस है, तो जैसे जैसे मेरे से एडवांस मिल रहा है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, पर किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फ्लैट का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया वॉट रेट में भी, मैंने 1-2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद, तो अब ये कैंसिल हो जाता है एग्रीमेंट। तो वो सिचुएशन में सुनना, कैंसिल हो जाता है और मैं तो अनरजिस्टर्ड बंदा हूँ, घर के रहने के लिए मैंने फ्लैट लिया था, मैं तो सैलरी बंदा हूँ, तो मैंने जो ओरिजिनली जीएसटी के साथ पैसा दिया, तो बिल्डर जब मेरे को वापस करेगा, ओके, मेरे को तो आजकल के बिल्डर क्या करते हैं, भाई देखो हमने तो टैक्स दे दिया, ओके, फ्लैट कैंसिल, तो बिल्डर जब मेरे को वापस करेगा तो जीएसटी नहीं करता, और जनरली नहीं कर रहा है आजकल, जीएसटी नहीं करता, वो बोलता है मैंने तो पैसा दे दिया। समझ लो मैंने इंस्टॉलमेंट में उसको 10 लाख रुपए दिए होंगे प्लस जीएसटी दिया होगा, तो उसने एडवांस में जीएसटी तो दे दिया गवर्नमेंट को एडवांस पर, लेकिन वो मुझे वापस 10 लाख ही करता है और वो बोलता है कि तुम देखते बैठो। अब अनरजिस्टर्ड बंदा है, ये अनरजिस्टर्ड बंदा रिफंड कैसे क्लेम कर पाएगा? तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाई कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और आपने कोई ट्रांजैक्शन पे जीएसटी दे दिया होगा, ओके, और अब रिफंड आपको क्लेम करना है, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रोविजन लाई कि बिल्डर के बजाय अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने फ्लैट बुक किया, शॉप बुक की, वो भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सेम फॉर इंश्योरेंस के केस में। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस उन्होंने दिए कि जहां अनरजिस्टर्ड पर्सन भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं और उनको डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि बर्डन पास ऑन ही नहीं हुआ। अनरजिस्टर्ड के केस में बर्डन कैसे पास ऑन हो सकता है? ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आओ डॉक्ट्रिन अप्लीकेबिलिटी, बाकी सारे केस में डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होगी, और यहाँ पे रिफंड इज अवेलेबल टू अ पर्सन हु बोन द बर्डन ऑफ टैक्स एल्स इट इज ट्रांसफर टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। मतलब जहाँ डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होगी वहाँ प्रूव करना पड़ेगा जो भी रिफंड क्लेम कर रहा है कि भाई उसने ये बर्डन लिया हुआ है और उसने किसी और को पास ऑन नहीं किया। नहीं, अगर किसी और को पास ऑन कर दिया है और वो ट्रेसेबल नहीं है तो पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेशन फॉर बर्डन, ओके, फॉर बर्डन ऑफ टैक्स बोन बाय द एप्लीकेशन। मतलब क्या कि आप प्रूव कर रहे हो कि सर मैंने किसी को पास ऑन नहीं किया, मुझे रिफंड मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट कहे मैं तेरे पे कैसे विश्वास रखूँ? तेरे बताना कैसे विश्वास रखूँ तेरे पे? तूने बोल दिया और मैंने मान लिया, ऐसा थोड़ी है। डॉक्यूमेंटेशन ठीक है पर तूने पास ऑन नहीं किया। तो ऐसे केस में अमाउंट ऑफ रिफंड इज 2 लाख और लेस, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे कि भाई तूने बर्डन पास ऑन नहीं किया, सारी डॉक्यूमेंट्स तो मैं लूंगा ही, सेल्फ डिक्लेरेशन दे, पर अमाउंट 2 लाख या उससे कम होगी, ओके। लेकिन अमाउंट 2 लाख के ऊपर होगी तो तू CA से सर्टिफाई करके ला कि तूने बर्डन पास ऑन नहीं किया। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन या CA का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि जहां डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होती है, जो ये रट्टा मार लेना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन कौन सी केसेस में डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होती है, वहां आपको कोई भी डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है।
ओके, डन 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 डन। तो चलिए, ये तो हमने देखा कि कहाँ आपको डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी और कहाँ नहीं होगी, इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है प्रोसीजर पार्ट में। विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड, गवर्नमेंट कभी कभी क्या हो जाता है, ऑर्डर तो दे देता है, मतलब ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई इसका रिफंड बनता है, डॉक्यूमेंट सही है दे दो, पर वो रिफंड ऑर्डर को विथहोल्ड भी किया जाता है। अब विथहोल्ड कब किया जाता है, देखो, इफ ऑर्डर ऑफ रिफंड इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ अपील और एनी अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर दिस एक्ट, मतलब आपको जो रिफंड ऑर्डर है, ओके, वो रिफंड अगर सब्जेक्ट टू कोई अपील होगा, ओके, या कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट में उससे रिलेटेड पेंडिंग होगी, तो रिफंड इमीडिएट नहीं होगा, पहले अपील को कंप्लीट होने दो या उस प्रोसीडिंग को कंप्लीट होने दो, बाद में रिफंड मिलेगा। ये स्टार करना इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है, कहाँ का विथेल हो सकते हैं रिफंड। दूसरा, ग्रांटिंग ऑफ रिफंड एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू, मतलब ऐसा समझ लो, ओके, अब ऐसा समझ लो कि अगर देखो तुम्हारे अगेंस्ट में, अब समझ लो यहाँ पे आप हो, आपके अगेंस्ट में मैंने ओके कोई डिमांड ऑर्डर इशू करके रखी हुई है, कुछ ड्यूज बाकी है आपके और आप नहीं दे रहे हो, और एक केस में आपका रिफंड आ रहा है, तो एक केस में जो रिफंड आ रहा है तो ठीक है, रिफंड तो मिल जाएगा, आपने एक्सपोर्ट किया होगा या वाटर रेट में भी, पर आपकी 2-3 केसेस में डिमांड ऑर्डर पड़ी है, अगर ये रिफंड आपको दे दिया जाए तो वो डिमांड ऑर्डर का पैसा आप नहीं दोगे, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू। तो फिर रेवेन्यू एक काम करता है, देख भाई पहले ये डिमांड ऑर्डर का पैसा दे, तब तक मैं रिफंड विथेल करूंगा, पहले ये डिमांड ऑर्डर का पैसा दे फिर रिफंड मैं तेरे को दूंगा, या ये रिफंड हम एडजस्ट कर लेंगे रिकवरी में, तो वहाँ विथेल्ड हो जाती है। और विथेल्ड हुआ देन आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट का टाइम होता है 60 मंथ डे से, जो भी है हम यहाँ पे देखेंगे, इंटरेस्ट भी मिलता है, पर वो 6% पर एनम से मिलता है। एंड डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग द रिटर्न नॉट स्टेड एंड नॉट स्टे बाय द कोर्ट, समझ लो आप रिटर्न ही नहीं दे रहे हो, रिटर्न नहीं दे रहे हो तो आपके कोई पुराने रिफंड निकलेंगे तो वो विथेल्ड में चले जाएंगे। तो ये 3 केसेस अच्छे से पढ़ के जाना कि कहाँ का विथेल्ड हो सकता है। तो चलिए, ये तो बात हुई रिफंड ऑर्डर के केस में। अब देखो एक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा प्रोविजनल ऑर्डर, ये स्टार करना, प्रोविजनल ऑर्डर ये स्टार करना। अब देखो प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग रिफंड RFD 04, इट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ ITC रिफंड ऑफ ZRS, जहां आप बॉन्ड या LUT में एक्सपोर्ट करते हो। जैसे नीचे जब आते हो तो नीचे में आपको जस्ट ये पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा कि समझ लो आपका आउटवर्ड सप्लाई है और आपने अंडर बॉन्ड या LUT एक्सपोर्ट किया है, मतलब आपने टैक्स नहीं दिया, तो वो केस में आपको इनपुट और इनपुट सर्विस के ITC के रिफंड मिल जाते हैं। ओके, रिफंड मिल जाते हैं, ये आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पर जो भी इनपुट टैक्स आपने पे किया उसका रिफंड दे दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके बॉन्ड या LUT, ध्यान से सुनना, आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो ये जो ITC का रिफंड है यहाँ पे, ये प्रोविजनल ऑर्डर भी मिलती है इसमें, क्या रिफंड अमाउंट 90% ऑफ टोटल अमाउंट क्लेम, 90% आपको इमीडिएट मिल जाता है और वो 7 डेज में ही मिल जाता है, 7 डेज में ही मिल जाता है। ओके, अब देखो वो मतलब क्या, समझ लो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, देख भाई तू एक्सपोर्ट कर रहा है, अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट कर रहा है, बॉन्ड वॉन्ड दे रहा है, तो तेरे को 60 डेज क्यों रोके, तेरे को तो 7 दिन के अंदर, तू तो हमारा लाडला है यार, एक्सपोर्ट करता है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लाता है, तू तो लाडला है। ओके, तेरे को इतना टाइम क्यों रोके भाई। ओके चल, तेरे को जो हम रिफंड दे देंगे, ओके तो रिफंड तेरे को जैसे तू अप्लाई करेगा, यानी ऊपर अगर देखा जाए तो जैसे तू अप्लाई करेगा तो हम 60 डेज तक नहीं, तेरे को 60 डेज तक नहीं, तेरे को 7 दिन के अंदर 90% का रिफंड हम दे देंगे, जब भी तो अप्लाई करेगा वहाँ से 90%, 7 डेज में खुश रहे। ओके, तेरा पैसा ज़्यादा अटकाएंगे नहीं। ओके, वैसे तो हम 60 डेज लेते हैं रिफंड देने के लिए, लेकिन तेरे को जो है 7 डेज में हम दे देंगे, लेकिन ये 90% ऑफ टोटल अमाउंट क्लेम आपको दिया जाएगा। तेरा रिफंड 10 लाख का है, ओके तो 9 लाख का रिफंड विद इन 7 डेज ले ले, ज़्यादा टाइम नहीं। लेकिन ओके, ये प्रोविजनल ऑर्डर कौन से केसेस में नहीं मिलेगी, इफ अप्लीकेंट हैज डन एनी ऑफेंस इन लास्ट 5 years एंड अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड एक्सीड्स 2.5 करोड़। मतलब क्या, ओके पिछले 5 साल में अगर तुमने कोई ऑफेंस किया होगा पिछले 5 साल में, एंड उसमें अमाउंट जो है 2.5 करोड़ के ऊपर होगी, तो फिर तुझे प्रोविजनल ऑर्डर मिलने का कोई हक नहीं बनता। सर अगर मैंने ऑफेंस किया हुआ है पर अमाउंट 1 ही करोड़ है तो मिल जाएगा, प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर लास्ट 5 में कोई भी ऑफेंस किया हो और टैक्स इवेजन 2.5 करोड़ के ऊपर हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, तेरे पे विश्वास नहीं है, हम तेरे को प्रोविजनल नहीं देंगे। हाँ, 60 डेज में सारे तेरे वेरिफिकेशन करके, सारे तेरे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे ऑथेंटिसिटी को देखकर फिर हम रिफंड देंगे। तो ये प्रोविजनल ऑर्डर स्टार करना, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछती है। नाउ तो चलो, अब देखो आपने यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर आई होगी या ये प्रोविजनल ऑर्डर आई होगी। अब देखो 2 ऑर्डर का डिफरेंस समझ लो। RFD 06 ये रिफंड ऑर्डर है, मतलब ये बंदा एलिजिबल है रिफंड के लिए, या प्रोविजनल ऑर्डर RFD 04 में कि ये बंदा एलिजिबल है रिफंड के लिए, लेकिन रिफंड तो ग्रांट हो गया, मिलेगा रिफंड, लेकिन वो पे कर दो, इसका अनादर ऑर्डर आता है। अब पे कर दो मतलब ऑफिसर गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जिसको हम आगे देखेंगे, उसको PFMS कहा जाता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहां पैसा जमा होता है, तो उनको ऑर्डर भेजता है कि हमने देख लिया,
हमने रिफंड ग्रांट कर दिया, आप उसको पैसा दे दो, और वो पेमेंट ऑर्डर को RFD 05 कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट को ऑर्डर दी जा रही है कि पे कर दो, और वो होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम पे ऑर्डर चली जाती है कि पेमेंट कर दो इस बंदे को। तो अब ये देखो एक कॉन्सेप्ट आएगा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रीवैलिडेशन ऑफ ऑर्डर। अब रीवैलिडेशन ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि दो ऑर्डर होती है, एक रिफंड ग्रांट करने की ऑर्डर और एक पेमेंट की ऑर्डर। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे रिफंड जो है सेम फिनेंशियल ईयर में डिसबर्स हो गया तो कोई रिवैलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर रिफंड सेम फिनेंशियल ईयर में डिसबर्स नहीं हुआ, समझ लो मार्च में रिफंड ऑर्डर, समझ लो ये रिफंड ऑर्डर मार्च में आई, ठीक है, और पेमेंट ऑर्डर भी मार्च में चलेगी कि पे कर दो, लेकिन रिफंड डिसबर्स नहीं हुआ, रिफंड अप्रैल में डिसबर्स हुआ, तो आपको मतलब जो ऑफिसर को RFD 06 इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवैलिडेट, लेकिन RFD 05 इज रिक्वायर्ड टू रिवैलिडेट। नहीं समझा? मेरे एक क्लाइंट का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे एक क्लाइंट का रिफंड ऑर्डर आ गया था 15 मार्च को, और डिपार्टमेंट ने उसको पेमेंट ऑर्डर भी भेज दिया गवर्नमेंट को। 28 मार्च को 20 मार्च को गवर्नमेंट को RFD 05 चले गया, पर गवर्नमेंट से पैसा प्रोसेस नहीं हुआ। गवर्नमेंट है, पैसा प्रोसेस नहीं हुआ, बेचारा फंस गया। फिर नए साल में ओके उसको वापस मतलब उसका RFD 06 रिफंड तो वो ऑर्डर रिवैलिड नहीं होगा, लेकिन फिर वापस रिक्वेस्ट करनी पड़ी ऑफिसर को कि सर ये RFD 05 वापस भेजो, फिनेंशियल ईयर बदल गया, वापस भेजो। तो उसको 3 महीने लग गए वापस भेजने को। अगर वो मार्च में मिल जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन फिर ऑफिसर ने हाँ भाई भेजता हूँ और फिर RFD 05 वापस से भेजा, क्योंकि उसको रिवैलिडेट करना पड़ता है। ओके, तो ये था यहाँ पे पेमेंट ऑर्डर। फिर बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है और डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड। पर एक ख्याल रहे, इफ रिफंड इज नॉट पेड विद इन 60 डेज ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन ये एप्लीकेशन यहाँ से 60 डेज में नहीं पे किया फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 61th डे से इंटरेस्ट 6% पर एनम से दिया जाएगा। ओके, 61 डे से दिया जाएगा। कहाँ से 61 डेज? ये एप्लीकेशन से 61th डे से इंटरेस्ट पेमेंट चालू होगा। अगर 60 डेज में पेमेंट नहीं किया, सर 60 डेज में कर दिया होगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब 60 डेज तक गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया। तो भाई साहब ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर देखो। ओके, आपने बुक में प्रोसीजर फॉर्म में देखा होगा, मैंने चार्ट में हर चीज जो हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में छोड़ा कुछ भी नहीं है। ओके, पूरा प्रोसीजर एक चार्ट में मैंने कवर कर लिया है। ओके, डन। अब देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन में थोड़ा आगे पड़ा होगा। ओके, तो ये हमारा पहला चार्ट यहाँ पे खत्म होता है। डन। चलिए एक अब इंपॉर्टेंट रिफंड कॉन्सेप्ट पे आइएगा, जो इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आइएगा, जो हमारे इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। और ये कॉन्सेप्ट होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चनर्स है, या आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगी रिलेटेड टू रूल 89(4), वो सब अभी के अभी सॉल्व करके देखना। चलिए, ZRS विथ बॉन्ड और LUT, मतलब यहाँ पे ZRS करे विथ बॉन्ड और LUT, जिसमें आपको नीचे लिख देना रिफंड मिलता है, और रिफंड मिलता है रिफंड ऑफ ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड दो ही केस में मिलते हैं। एक, आप जब यहाँ पे विदाउट बॉन्ड एक्सपोर्ट करते हो तो इनपुट सर्विसेज के ITC के रिफंड मिलते हैं, और दूसरा IDS, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो रूल 89(5) में आपको रिफंड मिलता है। तो सबसे पहले हमारे चार्ट में हम पढ़ते हैं कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है ZRS के केस में कैसा मिलता है। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर ऊपर के जो अलग अलग पैरामीटर्स है वो हम यहाँ देखेंगे। समझ लो एक सप्लायर है, और ये सप्लायर एक्सपोर्ट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका आउटवर्ड सप्लाई, और ये आउटवर्ड सप्लाई एक्सपोर्ट है। तो सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट आपको याद होगा, तो यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं। एक तो आप अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट करो, इसमें आपको ड्यूटी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो पहला बेनिफिट उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई पे दे दिया कि इस पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो बॉन्ड या LUT, और प्रोसीजर आप जो फॉलो करोगे रूल 96A का फॉलो करोगे, जो हम बाद में देखेंगे ना। अब अगर आप अंडर बॉन्ड, तो ये तो विदाउट टैक्स हो गया। दूसरा बेनिफिट भी सेक्शन 16 ने दिया है, और दूसरा बेनिफिट ये है
कि इस एक्सपोर्ट गुड्स के लिए आप जो भी इनपुट खरीदोगे, इनपुट सर्विस खरीदोगे और कैपिटल गुड्स खरीदोगे, जिससे भी आप खरीदोगे जीएसटी तो लगेगा ना भाई, इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा। तो इन दोनों के ऊपर का जो आईटीसी है, मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ आईटीसी, इन दोनों के ऊपर का, और एक कैपिटल गुड्स का आईटीसी है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो कैपिटल गुड्स आपने ये एक्सपोर्ट में यूज़ किया, कैपिटल गुड्स का हम आईटीसी कैन बी क्लेम। कैपिटल गुड्स पे जो जीएसटी है उसका आईटीसी लो। आईटीसी चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो रूल 42, 43, रूल 43 कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा आपको। आप अगर जीरो रेट सप्लाई में यूज कर रहे हो, एग्जाम नहीं, जीरो रेट सप्लाई ये टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है। कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले लो, बैलेंस होगा तो कैरी फॉरवर्ड करो, पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, सेक्शन 54(3) रीड विथ रूल 89(4) वो कहता है कि कैपिटल गुड्स के रिफंड नहीं मिलेंगे, आईटीसी मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इनपुट और इनपुट सर्विस होगा तो फिर इसका रिफंड आपको अवेलेबल है। इसमें दो ऑप्शन है, ये जो आई एंड आईएस दोनों पे जो जीएसटी है, इसका अवेल द आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड यूज फॉर आउटपुट टैक्स इफ एनी। तो पहला तो आप क्या करो कि उसका आईटीसी ले लो, और वो आईटीसी लेके उसको, अगर आपका कोई डोमेस्टिक सप्लाई, समझ लो आपका एक्सपोर्ट के साथ कोई डोमेस्टिक सप्लाई भी है और ये डोमेस्टिक सप्लाई पे जीएसटी आ रहा है, तो ये आईटीसी जो है ये डोमेस्टिक सप्लाई में यूज कर लो, फटाक से यूज हो जाएगा। और अगर आपका आईटीसी यूज नहीं हो पाया, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड आईटीसी है और वो यूज नहीं हो पाया, तो फिर आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो रूल 89(4) में। और ये रूल 89(4) अब हमें डिस्कस करना है कि हम रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, रूल 89(4) में आपको जो रिफंड क्लेम करना है, रिफंड अमाउंट ये प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोर्ट है। सिंपल फार्मूला क्या, कॉस्टिंग तो पढ़े हो ना आप, कि कितना, सिंपल वे में, फिर टर्म्स में जाएंगे। ओके, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो टोटल में इनटू आपका आईटीसी, तो ये जो है सिंपल वर्ड्स में लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस रेशियो में आईटीसी डिवाइड होगा, और जितना ये अमाउंट आएगा उतना आपको रिफंड मिलेगा। चलिए, अब ये तो समझ में आया कि भाई रेशियो में आपको आईटीसी और रिफंड मिल जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, मोबाइल स्विच ऑफ करना, जस्ट अ मिनट बेटा। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये जो नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड है, गवर्नमेंट कहती है कुछ केसेस में तो हम रिफंड नहीं देंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, कौन सा, एक्सपोर्ट गुड्स आर लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, और दूसरा ड्रॉबैक क्लेम फॉर द जीएसटी। तो अगर आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया, ये जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर बॉन्ड, और ये आउटवर्ड सप्लाई पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो फिर आप आईटीसी लो, आईटीसी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रिफंड नहीं देंगे जो हम रिफंड देने वाले थे। आईटीसी लेना है तो ले लो। अब देखो, दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आपने ड्रॉबैक क्लेम किया होगा जीएसटी का, तो ये दो केस में आपको रिफंड नहीं क्लेम करेंगे। तो एक बार थोड़ा लर्न कर लेते हैं। आपके गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है और आपने ड्रॉबैक क्लेम किया होगा। अब मैं आपको एक मेरे क्लाइंट की केस बताना चाहूँगा, और वो केस क्या था कि वो एक्सपोर्ट कर रहा था, और एक्सपोर्ट का कस्टम टैरिफ में उसका रेट, कस्टम ड्यूटी रेट, समझ लो प्रोडक्ट एक्स एक्सपोर्ट कर रहा है और रेट नील था टैरिफ में, कस्टम टैरिफ एक्ट में उसके सामने रेट नील दिया था। तो ऑफिसर ने क्या बोला कि भाई नील रेट इज अ रेट, और अगर नील रेट है तो योर गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, और अगर योर गुड्स सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो जो है यहाँ पे हम रिफंड नहीं देंगे आपको, या नील हो या एग्जम्प्ट हो, नील हो या एग्जम्प्ट हो, तो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इसलिए नील भी रहा तो हम नहीं देंगे क्योंकि आपका नील रेट में आता है। तो फिर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर से क्लैरिफाई किया, सर्कुलर नंबर 116/21, और वो क्या कहा, एक्सपोर्ट गुड्स आर नील रेट और एग्जम्प्ट इज नॉट ट्रीटेड एज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। देखो, आपका रिफंड कब जाएगा, जब आपको रिफंड कब नहीं मिलेगा, जब आपका सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर नील होगा, एग्जम्प्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं बोला जाएगा। ओके, अगर ये सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं मिला जाएगा तो ये केस में रिफंड मिल जाएगा। रिफंड कब नहीं मिलता, जब सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा। समझा क्या? चलिए, तो ये जो था 2 पॉइंट अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद में यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि नेट आईटीसी का एक्सपोर्ट टर्नओवर में आपको मिलेगा। तो अभी हम कुछ वर्ड्स के डिटेल्स में जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और वो कौन सा, कि व्हाट डू यू मीन बाय नेट आईटीसी, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, इसका मतलब क्या, और ये फॉर्मूला आपके प्रॉब्लम्स अब जितने भी मिलेंगे क्वेश्चन है उसमें, वो प्रॉब्लम ये फॉर्मूला सामने रखना, मेरा चार्ट सामने रखना, और फिर ओके ये फॉर्मूला लगाना। अब देखो वो क्या कहते हैं, जब आप नेट आईटीसी इस फॉर्मूला में लोगे रिफंड कैलकुलेट करने के लिए,
तो टोटल आईटीसी ऑफ आई एंड आई एस इन अ रिलेवेंट पीरियड। तो ये जो टोटल आईटीसी है और वो टोटल एलिजिबल आईटीसी है, टोटल एलिजिबल आईटीसी मतलब ब्लॉक क्रेडिट वाले नहीं, एलिजिबल आईटीसी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड लेना है। अब रिलेवेंट पीरियड लेना है मतलब क्या, मतलब कोई पुराना ओपनिंग स्टॉक होगा तो डोंट कंसीडर ओपनिंग स्टॉक ऑफ आईटीसी, यहाँ लिखना हो तो लिख दो डोंट कंसीडर। एक प्रॉब्लम अच्छा दिया है मैंने क्वेश्चन में कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ आईटीसी दिया था, तो वो नहीं लेना है, रिलेवेंट पीरियड का आईटीसी लेना है, डोंट कंसीडर ओपनिंग स्टॉक ऑफ आईटीसी। अब मैं एक वर्ड पे आऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेवेंट पीरियड, ये रिलेवेंट पीरियड यानी क्या। तो रिलेवेंट पीरियड उन्होंने कहा, देखो फर्क है टैक्स पीरियड और रिलेवेंट पीरियड, यहाँ टैक्स पीरियड वर्ड नहीं है, रिलेवेंट पीरियड है। आप अगर रिफंड 1 मंथ का क्लेम कर रहे हो तो 1 मंथ, कभी कभी कुछ लोग 3 मंथ्स का एक साथ क्लेम करते हैं तो रिलेवेंट पीरियड 3 मंथ्स, कुछ लोग 6 मंथ्स का एक साथ क्लेम करते हैं तो 6 मंथ्स। तो जितने पीरियड का आपने क्लेम किया है एक्सपोर्ट का, वो पीरियड रिलेवेंट पीरियड माना जाएगा और उस पीरियड के परचेसेस जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज के, उसका आईटीसी आपको मिलेगा, तो वो नेट आईटीसी। चलो तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बार ये जो लेस पहले होता था, दैट इज रूल 89 4A 4B के रिफंड, अब वो 89 4A 4B के रिफंड आपको लेस नहीं करने हैं। अब रूल 89 4A 4B के रिफंड नहीं रहे हैं, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक है। तो पहले भी ऐसा होता था। चलो आपका नेट आईटीसी आ गया। अब देखो आपको रिफंड सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज के दिए, मैंने पहले बोला था, कैपिटल गुड्स के नहीं दिया आपको, कैपिटल गुड्स के नहीं क्लेम कर सकते आप, क्रेडिट क्लेम करो रिफंड नहीं मिलेंगे। सर लॉजिक क्या है, कैपिटल गुड्स की लाइफ भाई 10 साल होगी, ये तो आपने अभी यूज किया और हम कैपिटल गुड्स का रिफंड दे देंगे तो आप अभी तो रिफंड ले लोगे हमारे से, एंड बाद में एक्सपोर्ट नहीं बनाया तो लाइफ तो 10 साल है, इसलिए कैपिटल गुड्स का तो नहीं दिया। डन। उसके बाद में टर्नओवर ऑफ द जेडआरएस ऑफ द गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स। अब हमें ये देखना है कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ इतने ट्रिकी एडजस्टमेंट है कि यहाँ पे हमारी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है। देखो मींस एक्चुअल वैल्यू ऑफ जेडआरएस एक दैट लोअर ऑफ एफओबी वैल्यू इन द शिपिंग बिल और वैल्यू ऑफ इनवॉइस एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड और एलयूटी इन अ रिलेवेंट पीरियड। मतलब क्या, अब ये तो आपको पता है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो, यहाँ पे सुनो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो सिचुएशन में आप जो है शिपिंग बिल फाइल करते हो, शिपिंग बिल एप्लीकेशन होता है और वो शिपिंग बिल आप फाइल करते हो और उसमें आपका एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेयर करते हो। अब आपने डिक्लेयर किया या डिपार्टमेंट ने जो भी एक्सेप्ट किया, आपने एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेयर किया 5 लाख, समझ लो ये 5 लाख डिक्लेयर किया आपने एक्सपोर्ट वैल्यू। और जब आप यहाँ पे गुड्स रिमूव करते हो तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है, ओके टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ता है, ओके जिसमें लिखना पड़ता है अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट है, एंडोर्समेंट देना पड़ता है। अब उसमें तुमने वैल्यू डिक्लेयर किया यहाँ पे 4 लाख, पर कस्टम में वैल्यू एक्सेप्ट हुई 5 लाख, क्योंकि कस्टम ने 4 लाख एक्सेप्ट नहीं की, कस्टम कहता है तुमने कम बताई, 5 लाख इसकी वैल्यू है या 3 लाख इसकी वैल्यू, वॉट एवर इट में भी। तो ये एक आपको सामने आ गई शिपिंग बिल की वैल्यू, एक आ गई टैक्स इनवॉइस की वैल्यू। सर ये ऑलवेज डिफर होती है क्या, नहीं ऑलवेज डिफर नहीं होती है, ओके ये कभी कभी क्या, जब कस्टम डिपार्टमेंट आपकी इनवॉइस वैल्यू लेने के लिए रेडी नहीं है तो शिपिंग बिल वैल्यू एफओबी वैल्यू बदल देता है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस बदल देता है। और फ्री ऑन बोर्ड प्राइस मतलब यहाँ तक की प्राइस, तो यहाँ तक की प्राइस में ओके फैक्ट्री से वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होता है, तो इनवॉइस वैल्यू और एफओबी वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो अगर आपका ओके एफओबी वैल्यू अलग होगा और इनवॉइस वैल्यू अलग होगा तो दोनों का जो लोअर है वो कंसीडर करो, दोनों का जो लोअर है, और 1.5 टाइम्स ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। समझ लो ऐसा ही गुड्स आप डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हो, अब ऐसा ही गुड्स आप डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हो, लिखना मत कुछ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ओके सिमिलर गुड्स, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 2 लाख रुपए, डोमेस्टिक मार्केट में 2 लाख रुपए, तो इसका 1.5 मतलब 3 लाख रुपीज, तो इसका जो 3 लाख रुपीज है वो इसका 1.5, तो वो लो। तो आपको 3 वैल्यू, जब आप गुड्स का एक्सपोर्ट टर्नओवर निकाल रहे हो तो गुड्स का एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालते वक्त आप प्रॉब्लम में क्या करना, प्रॉब्लम ऐसे है, ओके जरूर देखना, आप एफओबी वैल्यू, आपकी इनवॉइस वैल्यू और जो डोमेस्टिक वैल्यू दी होगी तो उसका, और ये तीनों में से जो लोअर होगा वो आपको लेना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम में 3 नहीं दिए, कुछ प्रॉब्लम में 2 दिए तो 2 कंसीडर करो, कुछ प्रॉब्लम में 1 ही दिया तो फिर वहां नोट डालो, ये नोट डालो कि जो भी वैल्यू दी एक्चुअल वैल्यू, ओके इट इज लेस देन 1.5 टाइम्स, ये नोट पे मार्क्स रहेंगे। ओके अगर आपको तीनों नहीं दिया, 1 ही दिया और वो एक्चुअल वैल्यू दिया है तो वहां नोट एक्सपेक्ट करती है हमारी इंस्टीट्यूट कि आप ये अजम्पशन लिखो कि एक्चुअल वैल्यू इज लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, ओके तो विच इज लोअर। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ ZRSG यानी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें से हम रूल 89 4A 4B डिडक्ट करते थे।
अब रूल 89(4)(A)(4) भी नहीं रहा। ओके, इसको रिमूव कर दिया, पर इसको कैसे रिमूव किया, किस कॉन्टेक्स्ट में रिमूव किया? भाई साहब, आपने मेरी अमेंडमेंट देखी होगी, और अमेंडमेंट नहीं देखी तो बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने उतना रिफंड का अमेंडमेंट वीडियो दिया हुआ है, प्लीज वो देखिएगा। वो ओके, प्लीज वो देखिएगा। पर चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ 89(4)(A)(4) में अगर कोई रिफंड क्लेम किया होगा तो वो डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हटा दिया गया। मतलब ये तीनों में से जो लोअर आएगा वो आपका टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ओके, डन 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 डन। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग मैनर। अब देखो, जब आप गुड्स का टर्नओवर ले रहे हो या सर्विस का टर्नओवर ले रहे हो, यह एक बात याद रखना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसा दिया जाता है, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड दिया जाता है, और ऐसा दिया जाता है एक्सपोर्ट विदाउट बॉन्ड, विदाउट बॉन्ड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो अब ये दिया है 5 लाख और ये दिया है 3 लाख, तो आपका जीरो रेट कितना हुआ, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना हुआ? वो कहते हैं जो अंडर बॉन्ड वाला है, ये देखो जो आपने अंडर बॉन्ड दिया हुआ है, एक्सपोर्टेड अंडर बॉन्ड, वो ही लेना फॉर्मूला में एज अ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। तो आप जब जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर लोगे इस फॉर्मूला में तो सिर्फ ये लिया जाएगा 5 लाख, ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये भी एक्सपोर्ट है पर आईजीएसटी के पेमेंट्स है, ये नहीं लिया जाएगा। सेम फॉर सर्विसेज, सर्विसेज में वो क्या कह रहे हैं कि वो सर्विस का टर्नओवर जो अंडर बॉन्ड या एलयूटी है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने टेबल याद बना के दिया आपको, टेबल क्या कहता है, पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड ऑफ जेआरएसएस। अब देखो मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे समझाना चाहूंगा कॉन्सेप्ट। ओके, जेआरएसएस कैसे लेना, सर्विस का कैसे लेना। हम पीरियड लेते हैं और ये पीरियड लेते हैं मई, और मई का मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूँ, एक ही महीने का है, रिलेवेंट पीरियड मेरा मई है, रिफंड क्लेम कर रहा हूँ। अब उन्होंने क्या दिया कि सर्विसेज, सर्विसेज एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड इन अ मंथ, ये मंथ में कितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई, तो उन्होंने दिया 25 लाख, 25 लाख। उसके बाद में टोटल पेमेंट रिसीव्ड, टोटल पेमेंट हमने जो सर्विस एक्सपोर्ट की उसका टोटल पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, पैसा मिला एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, बॉन्ड, और वो पैसा मिला 20 लाख। ठीक है, ओके। अब ये जो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, इतना पैसा मिला हमें टोटल, विच इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड है एडवांस। ओके, कुछ एडवांस इंक्लूड है, वह सर्विस सब्सिक्वेंटली एक्सपोर्टेड, सब्सिक्वेंटली एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, तो वो है 3 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है तुमने कितना सर्विस लिया वो मत, तुमने कितना सर्विस एक्सपोर्ट किया वो मत लो। जब सर्विस का लोगे तो एक्चुअल कितना सर्विस आपने एक्रूअल बेसिस पे एक्सपोर्ट किया वो तुम्हारी बुक एंट्री के लिए ठीक होगा, पर वो मत लो। हमारे फॉर्मूला में पैसा कितना लिया, पेमेंट बेसिस पे सर्विस का लिया जाएगा। ओके, तो क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट सर्विस में पैसा मस्ट बी रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, तो यहां पे पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड लिया जाएगा। और वो जो पेमेंट रिसीव्ड कितना आया तुम्हारा पेमेंट रिसीव्ड 20 लाख, वो लिया जाएगा, और उसमें से लेस करो, ये लेस पे होगा, लेस एडवांसेस रिसीव्ड इन अ रिलेवेंट पीरियड फॉर विच सप्लाई ऑफ सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। मतलब ये टोटल पेमेंट में अगर कुछ ऐसा एडवांस होगा जिसकी सर्विस ये मंथ में नहीं आगे प्रोवाइड करेंगे तो वो लेस कर दो, यानी यहाँ पे 20 माइनस 3 लाख। ओके, ऐसा आएगा। और ऐड क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे कि ये मंथ में सर्विस दी पर एडवांस पहले मिला हुआ है, यानी वो लेना चाहते पेमेंट बेसिस, लेकिन अगर कोई सर्विस इस मंथ में दी होगी और एडवांस पहले लिया होगा तो वो ये मंथ का सर्विस एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो जेआरएसएस वेयर एडवांस हैज बीन रिसीव्ड प्रायर, एडवांस पहले मिला होगा प्रायर, बट सप्लाई हैज बीन कंप्लीटेड रिलेवेंट पीरियड, तो एडवांस पहले मिला होगा तो, और सर्विस अभी दिया होगा तो ये मंथ का एक्सपोर्ट सर्विस माना जाएगा। और लेस अभी अगर एडवांस मिला होगा और एक्सपोर्ट सर्विस बाद में होगा तो एडवांस डिडक्ट करो, क्यों, क्योंकि वो सर्विस वो मंथ का माना जाएगा जो मंथ में वो एक्चुअल कंप्लीट होगा। तो ये ऐड और लेस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। एक क्वेश्चनर में क्वेश्चन है जिसमें मैंने 2 डेटा दिया है कि वे एक्सपोर्ट इतना हुआ पर पेमेंट इतना मिला, तो आपको ये नहीं लेना है, आपको हमारे कैलकुलेशन में पेमेंट लेना है और ये 2 एडजस्टमेंट करनी है, ऐड और लेस की, तो वो आ जाएगा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डन 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 डन, हो गया ना भाई साहब। ओके, तो पेमेंट
सर्विसेज में उन्होंने यहाँ पे पेमेंट बेसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, प्लस उसमें जो ऐड और लेस है, एडवांस पहले मिला होगा, सर्विस अभी दिया होगा तो ऐड, एडवांस अभी मिला होगा, सर्विस बाद में होगी तो लेस। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ओके, अब एडजस्ट हमारे फॉर्मूला में नीचे लेना है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना, तो वो देखो क्या कहते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे ओके ये रिफंड का फॉर्मूला, आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो तो आप इतना ही लोगे जो आपने गुड्स किया होगा प्लस गुड्स का टर्नओवर। आप एक्सक्लूसिवली सर्विस के सप्लायर होगे तो आप इतना लोगे प्लस सर्विस का टर्नओवर। और आप दोनों के हो, आप गुड्स भी देते हो और सर्विस भी देते हो, तो फिर टोटल दोनों आ जाएगी, गुड्स प्लस सर्विस, क्योंकि आप दोनों करते हो। तो ऐसे केस में ओके टोटल टर्नओवर लेते वक्त आप गुड्स के होगे तो गुड्स के लेना, सर्विस के होगे तो सर्विस के लेना, और गुड्स प्लस सर्विस के होगे तो दोनों के लेना। अब देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, टोटल टर्नओवर लेते वक्त टर्नओवर इन स्टेट लेना पड़ेगा। और टर्नओवर इन स्टेट में क्या इंक्लूड होता है, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ओके ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ओके वोनली एग्जाम सप्लाई। अब एग्जाम में वोनली एग्जाम नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जब भी मैं एग्जाम सप्लाई करूँ तो ये तीन आने ही चाहिए, वोनली एग्जाम नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये भी ले लिया जाएगा। प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई, हाँ जब आप एक्सपोर्ट सप्लाई ले रहे हो तो विथ और विदाउट बॉन्ड। अब मेरा बात बहुत ही ट्रिकी पॉइंट मैं बता रहा हूं, देखो जब आप ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो, जब आप ये ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो एक्सपोर्ट का, तो ये सिर्फ बॉन्ड वाला लेना, ऊपर वाला पार्ट बॉन्ड वाला लेना, बट टोटल लेते वक्त तो दोनों एक्सपोर्ट लेना। यानी आपको प्रॉब्लम में दो एक्सपोर्ट दिए होगे, विद बॉन्ड विदाउट बॉन्ड, तो टोटल में तो दोनों लेना जो भी आपने, क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल और इंटरस्टेट सप्लाई होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, टर्न ओवर इन स्टेट के लेते वक्त। तो ये बात ध्यान में रखना। ओके तो ये गुड्स का टर्न ओवर इन स्टेट। अब एक चीज ख्याल में रखो, आपने एग्जाम सप्लाई भी ऐड कर दिया, तो एग्जाम सप्लाई सब टर्न ओवर इन स्टेट में जो भी होगा सब कुछ ऐड करो, ठीक है। और सर्विस होगा, हाँ सर्विस लेते वक्त वो क्या कहते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस एज कैलकुलेटेड अपो। सर्विस लेते वक्त ये जो ऊपर आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओके ये जो पेमेंट बेसिस पे प्लस एड एंड और लेस, और एड नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब जो आपकी अदर सप्लाई होगी डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट विदाउट बॉन्ड अदर। तो देखो वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं है, आपको सर्विस में भी टोटल ही लेना है जो आपने सर्विस दिया, पर जो जीरो रेटेड वाला है वो पेमेंट बेसिस पे लेना है और बाकी सब एक्चुअल बेसिस पे लेना है जो आपका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो रेटेड सप्लाई। अब देखो आपने अगर ऊपर एग्जाम सप्लाई को ऐड कर दिया होगा तो नीचे कहते हैं कि एग्जाम सप्लाई को लेस कर दो, क्योंकि आपने तो टर्न ओवर इन स्टेट लिया तो एग्जाम सप्लाई को ऐड किया होगा, तो नीचे कहते हैं लेस कर दो अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। ये वाला पॉइंट समझो। अब ये क्या कहते हैं कि वैसे तो एग्जाम सप्लाई आपको लेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेक्शन 16 याद होगा तो सेक्शन 16 ये कहता है कि कोई एग्जाम सप्लाई अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर वो एग्जाम नहीं रहता है, वो ज़ेआरएस बन जाता है। सुनना मेरी बात, अगर कोई एग्जाम सप्लाई आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो एग्जाम नहीं रहता है, वो ज़ेआरएस बन जाता है। तो लेस कब करना, जब वो अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई होगा, मतलब आपने एक्सपोर्ट नहीं डोमेस्टिक एग्जाम्प्ट होगा तो वो लेस करना, क्योंकि आपने ऊपर इंक्लूड करके रखा हुआ है। और दूसरा 89(4A)(4B) में रिफंड क्लेम किया तो वो लेस करना था, अब इसको निकाल दो क्योंकि 89(4A)(4B) खत्म हो गया, तो वो आपका आ गया एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ट्रिकी पॉइंट्स ये है सर्विस का लेते वक्त। ओके इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये तो ध्यान से केयरफुली देखना सर्विस का लेते वक्त। चलिए तो ये आपका टोटल टर्नओवर आ गया और ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर नीचे लोगे। अब मेरा क्या कहना है, देखो सर समझ लो कि हमने यहाँ पे ऊपर जेआरएस जो लिया, ओके ये लोअर ऑफ 3 लिया, मतलब 5 लाख, डोमेस्टिक प्राइस का 1.5 3 लाख और ये 4 लाख, और तीनों में से जो लोअर था, कौन सा लोअर था, 3 लाख। तो हमने समझ लो ये फॉर्मूला में ऊपर 3 लाख रुपीज़ लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट कहती है जब तुमने ऊपर 3 लाख लिया तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी आप जब जीरो रेट सप्लाई का टर्नओवर, क्योंकि वो तो टोटल में लेना पड़ेगा, तो जीरो रेट सप्लाई का गुड्स का टर्नओवर लोगे तो वो उतना ही लोगे जितना ऊपर लिया है। अगर ऊपर जो है आपका 3 लाख लिया हुआ है तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी आप 3 लाख ही लोगे, आप शिपिंग ये नहीं लोगे, नीचे टोटल लेते वक्त वो आप 3 लाख से कंसीडर करोगे। ये पॉइंट समझा गया? समझा होगा तो लाइक करो भाई साहब। ओके बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं आपको। ओके और अपने कमेंट दे देना और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कर लेना, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट्स मैंने आपको बताया यहाँ पे किस तरह से आपने मैनेज करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ओके सारे फॉर्मूला के जो यहाँ ओके पॉइंट्स है हमने देख लिए कैसे निकालना है। अब लॉ क्या कहता है, ये जो जेआरएस का एप्लीकेशन है टाइम लिमिट क्या है, 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। वो तो हमने ऊपर के चार्ट में देखा, कोई भी रिफंड 2 ईयर्स में मिलता है, तो 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। हाँ
मतलब जो रिलेवेंट डेट होगी वहां से 2 साल में कभी भी क्लेम कर सकते हो। अब रिलेवेंट डेट यानी क्या? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई। मतलब जो पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उसकी जो रिटर्न की ड्यू डेट है वहां से 2 साल, लेकिन वो तो वहां से 2 साल मैक्सिमम पीरियड है। अगर किसको एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड ही क्लेम करना है, तो मुझे भाई ओके इमीडिएट ओके यहाँ पे टैक्स पीरियड खत्म होते हैं अभी के अभी रिफंड चाहिए, मैं 2 साल में रिटर्न की डेट क्यों वेट करूँ, मुझे अभी चाहिए, तो क्या मिल सकता है? हाँ। एक तो देखो लेट्स टेक एग्जांपल अप्रैल। ओके अप्रैल जो है, अप्रैल की रिटर्न की डेट कब आएगी? 20th में। तो 20th में से ओके आप 2 साल तक 2 years में कभी भी क्लेम कर सकते हो, पर उसको 20th में तक ही नहीं रुकना है, उसको अप्रैल एंड, उसका टैक्स पीरियड था अप्रैल, और ये जो टैक्स पीरियड था अप्रैल एंड में ही उसको रिफंड क्लेम करना है। अप्रैल खत्म होते ही तो क्या वो क्लेम कर सकता है? हाँ, वो आगे की भी वेट नहीं करेगा, आगे तो टाइम दिया ही है, उसको जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए तो मिल जाएगा। क्या इसको डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होगी? क्या नहीं, ऊपर ही हमने देखा था, अगर आपको देखते हो तो ये सिचुएशन कहाँ का डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसमें जब आप आईटीसी का रिफंड क्लेम करोगे जेआरएस का तो डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होती है, तो ऐसे केस में यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, फॉर्म कैसा जाएगा? RFD 01 में जो ऊपर की पूरी प्रोसीजर फॉलो होगी। मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा? तो नीचे जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से रिफंड मिलेगा। सॉरी हाँ, RFD 01 में मैक्सिमम जो फॉर्मूला दिया उससे मिलेगा। और डॉक्यूमेंटेशन क्या? तो स्टेटमेंट कंटेनिंग नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस अलॉन्ग विथ सच अदर नोटिफाइड पर्टिकुलर्स, मतलब इनवॉइस की सारी डिटेल्स, एक्सपोर्ट इनवॉइस की डिटेल्स वो सारी सबमिट करनी पड़ेगी। ये तो था जेआरएस का रिफंड। उसके बाद में नेक्स्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर IDS, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर IDS, इसका रिफंड देख लीजिएगा। अब देखो ये IDS यानी क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी क्या होता है, ऊपर का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो डायग्राम से बता देता हूँ। अगर आपके आउटवर्ड में यहाँ पे देखो 2 सप्लाई दिए 1 and 2, अब आपके आउटवर्ड में कोई ऐसा एक सप्लाई है जिसका रेट कम है और आपका इनवर्ट का रेट ज़्यादा है, मतलब उसमें जो इनपुट यूज हुए उसका रेट 28 है, और आउटवर्ड में कोई एक भी ऐसा सप्लाई होगा ओके जो यहाँ पे लो रेट पे है। इसलिए ओके प्रैक्टिस में ऐसा देखा जाता है कि इनपुट में, ये तो एक ही इनपुट है, पर समझ लो 2-3 इनपुट होते हैं, तो एक भी इनपुट ऐसा होगा जिसका हाई रेट होगा और एक भी आउटपुट गुड्स या सर्विस का ऐसा होगा जिसका लो रेट होगा, वो IDS का केस बन जाता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो आउटपुट रेट इज लोअर देन इनपुट रेट, और एनी कोई भी एनी, अगर मैं 10-12 गुड्स, मैं ट्रेडर हूं और मैं 10-12 गुड्स दे रहा हूं ओके, तो मेरा आउटपुट में एक भी रेट कम होगा और इनवर्ट में एक भी रेट ज्यादा होगा तो IDS का केस बन जाता है। ओके अब ये 2 गुड्स दे रहा है, पहले में 18 है, दूसरे में 28 है, 28 में तो वो IDS नहीं बन रहा है, पर 18 IDS बन रहा है। और दूसरा ओके यहाँ पे इनपुट सर्विसेज या वैल्यू करना, इनपुट सर्विसेज जो दी गई है ओके उसका रेट है। अब आउटवर्ड में आपका कुछ भी आउटवर्ड हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज। तो अब मैं आपको अभी बता देता हूँ, और वो क्या, वो ये कि IDS में इनपुट से कोई इनपुट सर्विस से कोई कंसर्न नहीं है। इनपुट सर्विस के रेट हाई है या लो रेट है वो IDS का केस नहीं बनाएगा। ओनली इनपुट, मैंने क्या कहा, ओनली इनपुट, यानी IDS का केस तभी बनेगा सिर्फ इनपुट के साथ कंपैरिजन होगा। अगर इनपुट का रेट हाई है और आउटपुट का रेट लो है तो ही IDS बनेगा। इनपुट सर्विस हाई है और आउटपुट समझ लो 5% है, ये नहीं, इनपुट सर्विस के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, ये बात समझ लो, ओनली इनपुट देखा जाएगा। तो ना इसमें रिफंड कितना मिलेगा? मैक्सिमम रिफंड अमाउंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला बड़ा है, रट्टा मारना पड़ेगा, पर लॉजिकली अभी मेरे साथ इन डेप्थ में अच्छे से समझ लो तो फिर रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है। क्या है? टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। अब देखो पहले ये वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये खत्म करते हैं। कुछ नहीं है, जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है उस टोटल में कितना प्रोपोर्शनेट डिवाइड करो नेट ITC को। अब इसमें क्या बोला है, नेट ITC लेते वक्त IDS में रूल 89(5) में नेट ITC लेते वक्त आप सिर्फ इनपुट का ही लोगे। सर ऐसा क्यों आप कह रहे हो? यहाँ पे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, ZRS में आप दोनों का ले सकते हो, इनपुट प्लस इनपुट सर्विस, ZRS में दोनों का मिलता है, इनपुट प्लस इनपुट सर्विस, लेकिन IDS में सिर्फ इनपुट को ही कंसीडर किया जाएगा। और रूल 89(4)A और 4B ये तो रिमूव हो गया है, इसलिए अभी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका नेट ITC आ जाएगा। ओके वेरी इंपॉर्टेंट नोट देखो, ओनली ITC ऑफ इनपुट शैल बी कंसीडर हियर फॉर रिफंड एंड नो रिफंड ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस, सिर्फ इनपुट कंसीडर किया जाएगा। इसलिए तो मैंने आपको ये कहा, क्या कहा मैंने, ये कहा कि जब आपका जो है यहाँ पे IDS है कि नहीं ये देखा जाएगा तो सिर्फ इनपुट के साथ कंपैरिजन होता है।
इनपुट सर्विस का तो मिलता ही नहीं है। इसलिए इनपुट अगर हाई रेट पे होगा और एक भी आउटवर्ड में भी गुड्स का और सर्विस का लो रेट पे होगा तो आईडीएस का केस बन जाता है और फिर आप प्रोपोर्शनेट आईडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या भाई, देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना टर्नओवर है, बोलो कितना टर्नओवर है आपका, ये 3 लाख का टर्नओवर है आईडीएस का। मतलब जिसका रेट लो है वही लेना, जिसका रेट लो है वही लेना। 3 लाख का टर्नओवर है और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना है, 3 + 2 5 लाख। ओके 5 लाख। और आईटीसी इनपुट का कितना है, 112। तो ये जो आईटीसी आप डिवाइड करोगे कितना इन्वर्टेड है वो रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो भी आपका अमाउंट आएगा इसका, ठीक है। तो ये इनपुट का। अब देखो आगे लॉजिकली समझ लो वो क्या कहते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या रेशियो आ गया, समझ लो 1,12,000, यहाँ पे कैलकुलेशन करो 1,12,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 × 3 कितना आया तुम्हारा 67,000, ये अमाउंट आया। और यहाँ पे ये अमाउंट आता है 67,200, ठीक है, ये आना चाहिए, कोई अलग होगा तो कॉन्सेप्ट को समझ लो 67,200। अब गवर्नमेंट मुझे क्या पूरा ये रेशियो में रिफंड कर देगी क्या, नहीं, गवर्नमेंट चालाक है। गवर्नमेंट कहती है पूरा थोड़ी रिफंड करेंगे, कुछ तो तू टैक्स दे रहा है ना, ओके, जेब से पूरा पैसा नहीं देखे। गवर्नमेंट कहती है कि इस ये इन्वर्टेड पे तेरा कुछ तो टैक्स है ना, वो काट उसमें से 36,000 ये डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके 36,000 ये डिडक्ट करना पड़ेगा वो टैक्स। तो अब देखो ये लेस क्या, टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गवर्नमेंट कहती है पूरा थोड़ी ले, वो टैक्स काट कर ले, वो तो टैक्स देगा रहा तो वो टैक्स एडजस्ट कर पहले, बाकी का ले। तो इन्वर्टेड पे कितना टैक्स आ रहा है वो, अच्छा वो 36 पूरा डिडक्ट होगा कि नहीं। गवर्नमेंट कहती है देख ये आउटपुट में, अब ये ट्रिकी पॉइंट समझ लो, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये आउटपुट बनाते वक्त तूने इनपुट भी यूज किया था और इनपुट सर्विस भी यूज की थी। ओके तो हम पूरा थोड़ी डिडक्ट करेंगे, तेरे साथ अनजस्टिस थोड़ी करेंगे। ओके क्योंकि आउटपुट बनाते वक्त तूने दोनों यूज किया था। तो ऐसे केस में हम रिफंड तो सिर्फ इनपुट को ही कंसीडर कर रहे हैं। ओके इनपुट सर्विस का तो कर ही नहीं रहे, तो ठीक है पूरा नहीं डिडक्ट करते हैं। ओके उस पर जो टैक्स आया है 36 वो रेशियो में डिडक्ट करते हैं। रेशियो मतलब इनटू नेट आईटीसी, नेट आईटीसी मतलब ओनली इनपुट। तो 1,12,000 इनपुट का प्लस ओके 1,12,000 डिवाइडेड बाय 1,12,000 प्लस 9,000 यानी आईटीसी ऑफ आई और आईएस, आईटीसी ऑफ आई और आईएस। हाँ तो यहाँ पे आई और आईएस के रेशियो में जितना अमाउंट आएगा उतना ही डिडक्ट होगा। ओके तो ये आपके लिए फायदेमंद है। पहले क्या होता था जब जीएसटी आता 36 पूरा ही डिडक्ट हो जाता था तो रिफंड कम हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने आपको एक फायदा दिया कि पूरा नहीं डिडक्ट करते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ इनपुट ही कंसिडर कर रहे हैं ना, तो हम रेशियो में डिडक्ट करते हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नेट आईटीसी उन्होंने बोल दिया। ये फॉर्मूले में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है बताओ, क्या कैलकुलेशन वर्क रट्टा मार लेना। हमें ये वाला चाहिए, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर चाहिए, टैक्स ऑन इन्वर्टेड चाहिए, नेट आईटीसी जो इनपुट के है और दोनों इनपुट और इनपुट सर्विस के भी लेना पड़ता है, ठीक है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन ऊपर ही जो मैंने आपको समझाई थी। यहाँ अगर आपके चार्ट में डबल आ गया होगा तो ये काट देना, अगर डबल आ गया होगा तो ये काट देना। नीचे एग्जाम सप्लाई मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये जो हुआ आपको यहाँ पे रूल 89 4A 4B डिडक्ट हो जाएगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर वही जो हमने ऊपर यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू आईडीएस का रिफंड। अब ये क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ लेना चाहूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्लैरिफिकेशन ओके नीचे जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो जेआरएस का ले रहा हूँ। ओके बट क्लैरिफिकेशन अप्लीकेबल टू जेआरएस एंड आईडीएस दोनों का अप्लीकेबल है, पर ये एग्जाम्पल जेआरएस का है, एग्जाम्पल जेआरएस का है। अब देखो ये क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, इतना तो सब समझ लिया। अब ये क्लैरिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आता है। एक केस लेते हैं, बहुत इजी है समझ लो। एक केस लेते हैं, आप जो है गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप जो आपका आउटवर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितने लाख का एक्सपोर्ट है आपका, 20 लाख का, ठीक है। इसमें आपने इनपुट खरीदा 2 लाख, सीजीएसटी एसजीएसटी और इनपुट सर्विसेज इन दोनों का मिला के सीजीएसटी और आईजीएसटी, ये टोटल आपका नेट आईटीसी 7 लाख हुआ इस टैक्स पीरियड का। हम एक्सपोर्ट का निकाल रहे हैं, तो अगर आप टोटल टर्नओवर एक्सपोर्ट का 20 हुआ है और अदर डोमेस्टिक सप्लाई 30 हुआ है, आपका टोटल टर्नओवर 50 हुआ है। एक प्लेन वेनिला अगर हम यहाँ पे ओके फॉर्मूला लगाए तो रूल 89 4 में फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा यहाँ पे। अच्छा टाइप नहीं हुआ क्या, ओहो यहाँ टाइप नहीं हुआ, आई डोंट नो आपकी इसमें आया कि नहीं आया, पर लिख लो 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 7 लाख। तो फॉर्मूला के हिसाब से हाँ दोनों का लूंगा मैं, इनपुट और इनपुट सर्विस, क्योंकि जेआरएस है। अगर ये आईडीएस होता तो फिर इनपुट का ही लेता, ये जेआरएस है इसलिए इनपुट और इनपुट सर्विस का दोनों का ले रहा हूँ।
और वो कितना 7 लाख, तो आपका अमाउंट कितना आया 2.3 लाख फॉर्मूला के हिसाब से। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, जब इस टैक्स पीरियड का, सुनो, जब इस टैक्स पीरियड का आप रिफंड क्लेम करोगे तो इस टैक्स पीरियड का रिटर्न कब फाइल करोगे, 28 मई को जीएसटी आर 3B, और उस दिन आईटीसी बैलेंस तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 2 लाख होगा, तो फिर हम रिफंड 2.3 क्यों दे? तुम्हारा रिटर्न फाइल करने के बाद 2 लाख ही आईटीसी बैलेंस है, मतलब ये जो अमाउंट है रिफंड की, इसमें का 0.3 तुमने आउटपुट में यूज कर लिया ना। बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया तो फिर सिंपल पढ़ लेना। इन शॉर्ट, ओके 3B फाइल करो, और वो 3B फाइल करने के बाद आईटीसी का बैलेंस बताओ कितना है, क्योंकि आईटीसी का रिफंड है वो 2 लाख ही है, तो वो। और थर्ड, ये तो 3B फाइल किया, जिस दिन आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे, समझ लो आपने रिफंड एप्लीकेशन 28 जून को फाइल किया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे उस दिन आईटीसी का बैलेंस क्या है, उस दिन आईटीसी का बैलेंस 2.2 लाख है एप्लीकेशन के वक्त, मतलब ऊपर दिया आईटीसी बैलेंस ऑफ जून, आईजीएसटी 1.2, सीजीएसटी 0.4, एसजीएसटी 0.6 उस दिन। तो आपको 3 डेट लेनी है, एक तो फॉर्मूला के हिसाब से उस टैक्स पीरियड का जब रिटर्न फाइल किया आईटीसी का बैलेंस, और जब आपने एप्लीकेशन दिया उस दिन का बैलेंस, और ये तीनों में से जो विचेवर इज लोअर, आपकी बुक में नहीं आया क्या, देख लेना, विचेवर इज लोअर, तो ये तीनों में से जो लोअर रहेगा, सुनना, ये तीनों में से जो लोअर रहेगा उतना रिफंड आपको मिलेगा। यानी गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, रिटर्न फाइल किया उस दिन ये बैलेंस था, एप्लीकेशन फाइल किया उस दिन ये बैलेंस था, और फॉर्मूला से आपने निकाला, इन तीनों में से जो लोअर रहेगा, क्या लोअर आ रहा है आपका, तो लोअर ये आ रहा है बेटा 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा, वो एक प्रिंटेड लोअर नहीं आया बेटा, तो आपने डाल देना। अब ये 2 लाख जो है यहाँ पे रिफंड मिलेगा, तो अब जब रिफंड मिलता है तो आपका, हमने पहले वाले डायग्राम में देखा कि अगर आईटीसी का रिफंड मिलता है तो आपको डेबिट करना पड़ता है, ई क्रेडिट लेजर डेबिट करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एप्लीकेशन जब फाइल किया, जैसे ही एप्लीकेशन फाइल करते हो आरएफडी 01 में, उसी दिन डेबिट हो जाता है। तो डेबिट कैसे होगा, 2 लाख, तो पहले आईजीएसटी से डेबिट होगा, तो 2 लाख और आईजीएसटी डेबिट कर दिया तो आईटीसी बैलेंस नील, कैरी फॉरवर्ड, और ये कैरी फॉरवर्ड नील हो जाएगा। फिर और जरूरत है 80,000 की, ओके देखो 2 लाख देने हैं, उसमें से हमको गवर्नमेंट पैसा देगी तो क्रेडिट लेजर को डेबिट कर देगी, तो पहले आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा, और फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वली डेबिट होगा, ओके इक्वली डेबिट होगा। तो जो भी बैलेंस होगा, सर ये कहाँ से लिए, सारे अमाउंट एज्यूम किया है, ये मैंने एज्यूम किया है, ओके, और वहाँ से लिए है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था रिगार्डिंग टू थर्ड रिस्ट्रिक्शन आईटीसी वाला। नेक्स्ट, अब ये सर्कुलर क्या कहता है, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी आर नॉट अलाउड इफ इनपुट आउटपुट सप्लाईज आर सेम इवन इफ दे हैव डिफरेंट टैक्स रेट। अब देखो मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, वो ट्रेडर था बेचारा, ओके, और ट्रेडर था, तो ये रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी, ये आईडीएस का, ये रिस्ट्रिक्शन आईडीएस का है, वहाँ ब्रैकेट में लिखना रिस्ट्रिक्शन फॉर आईडीएस। उसने जब माल खरीदा था, ओके ट्रेडर था, सेम गुड्स बेचता था, माल जब खरीदा था तब जीएसटी रेट 18 था, इन बिटवीन जीएसटी काउंसिल आ गया और गवर्नमेंट ने सेम गुड्स के रेट 12 कर दिए। तो इसको लगा आईडीएस है, रिफंड ले लूंगा मैं, क्योंकि आउटवर्ड रेट इज लोअर देन इनवर्ड रेट, तो मैं तो रिफंड ले लूंगा। तो नहीं, अगर आपका सेम गुड्स है इनवर्ड आउटवर्ड तो फिर उसमें रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा, इफ आउटपुट टैक्स रेट इज लोअर देन इनपुट टैक्स रेट, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट कैन बी रिफंडेड एक्सेप्ट इफ आउटपुट सप्लाई नील रेटेड और फुल्ली एग्जेम्प्ट, ओके, और स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट। देखो आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन अगर आपका आउटवर्ड नील होगा तो फिर वो रिफंड तो छोड़ो, क्रेडिट ही नहीं मिलते। तो अगर आपका नील होगा या एग्जम्प्ट होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये था यहाँ पे, ओके, आईडीएस से रिलेटेड। तो हमने एक पहला प्रोसीजर, फिर जेडआरएस और फिर आईडीएस, ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से देखें। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करना। भगवान मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर कंपनी BMEC is registered under GST in the state of Rajasthan. राजस्थान में रजिस्टर्ड है, and supplies various goods in domestic as well as international market. Domestic as well as international market दोनों जगह, okay, international में प्रोवाइड करते हैं। It is engaged in both manufacturing and trading of goods. If export goods without payment of tax under bond, under bond or letter of undertaking in accordance with section 16(3) of the IGST Act, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, इधर ध्यान दो, BMEC provides following information in relation to various supplies made by it during the October 20XX टैक्स पीरियड जो है।
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स स्टार सप्लाइड विद इन इंडिया, डोमेस्टिक सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू दी है 14 lakhs. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सन एक्सपोर्टेड without payment of tax letter of undertaking. However, taxable value of such goods when supplied domestically BMEC similar quantity 6 लाख रुपए. देखो वैल्यू जो दी है, इनवॉइस वैल्यू दी है 10 लाख रुपए और वैसे गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई होता है तो 6 लाख, तो 1 इंटू 1.5. अच्छा, एफओबी वैल्यू दिया है क्या, देखते नीचे एफओबी वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है. हमको जब गुड्स एक्सपोर्ट होता है अंडर बॉन्ड तो हमको 3 वैल्यू देखनी पड़ती है और तीनों में से जो लोअर होगा वो हम देखेंगे. नेक्स्ट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स मून एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर अ बॉन्ड. हाउएवर, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली बीएमईसी इन सिमिलर क्वांटिटी, तो उसकी वैल्यू 1,50,000 है. ठीक है, तो दोनों एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में है और उसकी 2 लाख है. Input tax credit ITC availed for the above tax period is as follows. ओपनिंग नहीं लेना है, उस पीरियड का ITC. ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन कैपिटल गुड्स, इसका रिफंड में हम कंसीडर नहीं करेंगे. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स यस और इनपुट सर्विसेज यस. BMEC also provided following additional information. All above inputs and input services and capital goods are used in the manufacturing process and all conditions for availing ITC has been complied with. Yes. The balance in electronic credit ledger at the time of filing refund application, जब आप refund application फाइल कर रहे थे, okay, तब का बैलेंस, जब आप refund application फाइल कर रहे थे तब का बैलेंस 1,50,000 है. Now, balance in electronic credit ledger at the end of the October tax period for which the refund claim is to be filed in GSTR 3B 3,25,000. तो अब आपको ये सर्कुलर लगाना पड़ेगा. एक तो फॉर्मूला से कितना रिफंड आ रहा है, उसके बाद में और कि जब अप्लाई किया तब बैलेंस कितना था और जब रिटर्न फाइल किया GSTR 3B में तब बैलेंस कितना था. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अमाउंट रिफंडेबल टू भगवान मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर कंपनी अगेंस्ट accumulated unutilized ITC credit taxpayer according to the provision of GST law by giving necessary explanation for treatment of various items. Okay, May 24 एग्जाम में पूछा गया था. चलिए, तो आप अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर ध्यान से सुनिएगा. यहां कहीं पे भी एफओबी वैल्यू नहीं दिया है तो चलो ठीक है, एफओबी वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू सेम मानेंगे और एजम्पशन दे देंगे कि भाई एफओबी वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू सेम हो गया. फिर हमें पहले एक्सपोर्ट की वैल्यू लेनी पड़ेगी. तो अगर ये सारा आपने लीगल प्रोविजन जो है टर्नओवर वगैरह सब लिख दिया, ओके, आपका नेट आईटीसी कितना, पहले नेट आईटीसी ले लेते हैं. तो नेट आईटीसी इनपुट्स और इनपुट सर्विस का कितना आया आपका नेट आईटीसी, चलो कैलकुलेटर लो. नेट आईटीसी कितना है आपका 3 + 1,50,000. तो आपका पहले सबसे पहले तो नेट आईटीसी आ गया और नेट आईटीसी 4,50,000 आया. चलो अब वैल्यू निकालो, एक्सपोर्ट वैल्यू निकालो. तो 1.5 6 लाख का, यानी ये हो जाएगा 9 लाख. तो पहले इसका 9 लाख आ जाएगा और दूसरे इसका 1.5 और 1,50,000. तो फिर वहां लोअर 2 लाख आएगा. तो आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे पहले केस में 9 लाख, सेकंड केस में 2 लाख. तो आपका जीरो रेटेड सप्लाई जो है 9 और 2 आ गया. अब आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना आएगा, तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जितना भी आपने एक्सपोर्ट किया, पर ख्याल रहे ओके, टोटल टर्नओवर लेते वक्त आपने जो लोअर लिया है यानी 14 लाख प्लस 10 लाख नहीं होगा, मिस्टेक हो जाएगी. आपने यहाँ पे क्या लिया 9 लाख, तो 14 + 9 + 2 ऐसा आएगा. तो आपका ओके, यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ओके, आपका 14 + 9 + 2 25, अकॉर्डिंगली आपका रिफंड निकल जाएगा. तो आपका फॉर्मूला से रिफंड निकला 1,98,000. आपका फॉर्मूला से रिफंड निकला 1,98,000, लेकिन एज पर सर्कुलर जो लोअर होगा वो आपको लेना पड़ेगा. तो रूल 89(4) से निकला 1,98,000. ओके, जिस दिन एप्लीकेशन दिया उस दिन बैलेंस था आईटीसी का 150 और जिस दिन रिटर्न फाइल हुआ उस दिन 325. तो इन तीनों में से जो लोअर हुआ
उतना आपका एक्चुअल रिफंड एलिजिबल होगा, और कैपिटल गुड्स का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इजी था क्या ये? ओके, बोलो इजी था क्या ये? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ये स्टार करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा, ठीक है, इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट, ठीक है। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर and applicable GST rates of final product manufactured by super engineering works and also ITC availed on inputs used in the manufacture of each of the final product and GST rate applicable on the same during the tax period। पहली बात तो मैन्युफैक्चरर इनपुट आउटपुट अलग है, और देखो प्रॉब्लम में अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है, तो जब तक वो सेम गुड्स नहीं लिखते ना तब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, तब तक आइडियाज निकालना, ठीक है। चलो, प्रोडक्ट ए, बी और सी, उसके 3 प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट का टर्नओवर दिया हुआ है यहां पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी, उसके आउटपुट रेट भी दिए हुए, केयरफुली देखना, उसके आउटपुट रेट भी दिए हुए हैं। आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी अवेल्ड में यहां पे इनपुट और इनपुट सर्विस का दिया है। इनपुट सर्विस तो हमको सर्विस का काम आता है इनपुट सर्विस का, और डायरेक्ट आईटीसी दिया है पर वो रेशियो में काम आता है। नेट आईटीसी में तो हम इनपुट को देखेंगे, लेकिन रेशियो निकालते वक्त दोनों को देखेंगे। और इनपुट जीएसटी रेट्स दिए हैं। पहले तो देखो, इनपुट जीएसटी रेट 18 है और आउटपुट 5518 है। आईडीएस का केस बन रहा है क्या? इनपुट सारे 18 पे है और आउटवर्ड में एक भी आउटवर्ड लो रेट पे जा रहा है, तो क्या आईडीएस का केस बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है आईडीएस का केस। अब देखो आगे वो क्या कहते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड of unutilized ITC that super engineering works is eligible to claim under section 54(3)। मैं आपको ये बता दूं कि भाई मार्केट में ऐसा ट्रेंड है कि आईडीटी में आईटीसी कर लिया मतलब आपका हो गया। लग रहा है आपको सिर्फ आईटीसी कर लिया इसलिए हो गया? देखो भाई, ये देखो, हमने ऑफेंस प्रोसिक्यूशन देखा, हमने अपील देखा। ओके, तो सिर्फ आईटीसी हो गया मतलब आईडीटी हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कि क्या लेवल के आते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 54(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड इज ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी क्रेडिट शैल बी अलाउड। अब इन तीनों में से प्रोडक्ट बी ऐसा प्रोडक्ट है ओके कि जिसका आईडीएस रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का होगा, टेक्सटाइल सेक्टर का होगा, ओके, कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल या ऑयल सेक्टर का होगा, ओके, ऑयल सेक्टर का होगा, तो वो वाला है रिफंड निकालना। तो पहला सवाल वो कहते हैं कि तुम मुझे पहले बताओ आउटपुट में कौन से 2 टर्नओवर आईडीएस में आ रहे हैं। आउटपुट में आपके 3 आउटपुट है, और 3 आउटपुट में से कौन से 2 आपके आईडीएस में आ रहे हैं जो लो रेट पे चल रहा है? आउटपुट जो लो रेट पे चल रहा है, ए और बी, उसमें से वो क्या कहते हैं? उसमें से वो ये कहते हैं कि बी का नहीं मिलेगा। ओके, वो तुम्हारे टोटल में लिया जाएगा पर बी का वो एलिजिबल नहीं है। वो अगर बी एलिजिबल नहीं है तो फिर मेरे पास एक ही आईडीएस बचा जिसका मैं रिफंड क्लेम करूंगा, और किसका रिफंड क्लेम करूंगा? ए का ही करूंगा फिर, क्योंकि बी का वो रिस्ट्रिक्टेड में डाल दिया। कंस्ट्रक्शन होगा, टेक्सटाइल होगा, ऑयल होगा, रेल लोकोमोटिव हो गए। ओके, तो चलो फिर ऐसे केस में मुझे ये जो है जो लीगल प्रोविजन है वो आपने देख लेना। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, कितना टर्नओवर, ये नेट आईटीसी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये ठीक है। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन पे आऊंगा। मैंने डिस्कशन लिखा हुआ है, डिस्कशन में लिखा हुआ है कि 2 ए और बी ओके के इनपुट्स और आउटपुट्स जो है आईडीएस में आ रहे हैं, पर बी नोटिफाइड है, तो सिर्फ ए का ही एलिजिबल होगा। ओके, बी नोटिफाइड है फॉर रिस्ट्रिक्शन, तो ए का ही एलिजिबल होगा। अब मैक्सिमम रिफंड, चलो ए के स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लो कैलकुलेटर, ओके, आप रफ में ट्राई करो, रफ में ट्राई करो, स्क्रिबल करो मेरे साथ। सबसे पहले आईटीसी निकालो, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट्स
अब मेरा पहला सवाल है, नेट आईटीसी ऑफ इनपुट्स जो है, नेट आईटीसी जब आप निकालोगे, हाँ गलती क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ए का लोगे या ऑल लोगे, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनेट निकालना है, ये लॉजिक ध्यान में रखना, प्रोपोर्शनेट निकालना है फॉर्मूला में, तो सिर्फ ए का लोगे या ऑल लोगे, मुझे आंसर दो, आंसर देखना मत, रफ स्टेबल करो, ए का लोगे या ऑल लोगे। जब आप नेट आईटीसी लोगे, करेक्ट, ऑल लोगे, ऑल लोगे, तो आपका नेट आईटीसी क्या आएगा, सिर्फ इनपुट्स का, तो इनपुट्स का नेट आईटीसी आपका जो आएगा 54,000 प्लस, स्क्रिबल करो, ओके 54,000 प्लस 54,000 प्लस 10,000। अब इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बी का तो आईटीएस तो बी तो रिस्ट्रिक्टेड है, होगा उसका नहीं मिलेगा, टोटल में से प्रोपोर्शनेट ए का ही निकाल रहे हैं हम, बी का निकाल ही नहीं रहे, पर लेना आपको टोटल है, टोटल में से प्रोपोर्शनेट ए का कितना वो निकाल रहे हैं हम यहां पे, ओके। तो आपको ऑल लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां आप मिस्टेक करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑल लेना तो आपको ऑल है, फिर वो रिस्ट्रिक्टेड हो या कुछ भी, आउटवर्ड रिस्ट्रिक्टेड है, टोटल में से ए कितना ऐसा निकालेंगे फॉर्मूला में, क्लियर सबको। तो आपने ऑल ले लिया यहां पे, और ये पंचिंग पॉइंट है, जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम के पहले तो ये सवाल ऐसे आपके समझ में आने चाहिए, मुझे रिवाइज करके जाना पड़ेगा। आज जब तुम पढ़ने बैठोगे तो लिख देना कि इनपुट लेते वक्त टोटल का लेना पड़ता है और फिर प्रोपोर्शनेट ए का निकालना पड़ता है, टोटल लेना पड़ता है, रिस्ट्रिक्टेड हो या ना हो। आज अगर लिखोगे तो टाइम पे याद आएगा, नहीं तो टाइम पे वही यूट्यूब किधर है। ओके चलो तुम्हारी जिंदगी यूट्यूब हो गई है, ठीक है, ऑल लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नेट आईटीसी निकल गया, उसके बाद में टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर कितना इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का 5 लाख, तो ये आपको 5 लाख लेना पड़ेगा, तो यहां पे टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ए का ही लेना पड़ेगा, दैट इज 5 लाख। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, टोटल लेते वक्त भी टोटल ही लो, उसमें वो मत देखो, टोटल बोला है भाई, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब उसका बी का प्रोपोर्शनेट का रिफंड नहीं देंगे, पर उसके कैलकुलेशन सब हो गए, सिर्फ उसका प्रोपोर्शनेट रिफंड एलिजिबल नहीं होगा। ओके तो टोटल में आपका जो भी टोटल आता है, तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या आएगा, तो 5 प्लस 350 प्लस 1 लाख, यानी 9,50,000 आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आया, 9,50,000 आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आया। उसके बाद में नेक्स्ट, अब वो क्या कहते हैं, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो आपका 5 लाख इंटू उसका रेट क्या है 5%, तो टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई प्रोडक्ट ए 5 लाख इंटू 5%, ये 25,000 आपका निकल गया, ओके 25 ये आपका निकल गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या निकलना है, नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आईटीसी ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, ठीक है, इनपुट सर्विसेज की टोटल ले लो, यानी यहाँ पे आईटीसी ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज, तो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का टोटल ले लो सारा, वो आपका आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे 54 प्लस 54 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5, ओके तो ये टोटल आपका जो आएगा यहाँ पे ये 163 आ गया, सारा फॉर्मूले में डाल दो आपका रिफंड निकल जाएगा, सारा फॉर्मूले में डाल दो आपका रिफंड निकल जाएगा। डन। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया क्या, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिफंड। अब सेकेंड पार्ट वो तो फटाफट मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमने खत्म कर लिया, आपको अमेंडमेंट्स अच्छे से देख लेना है, और आपको अगर ये रिवीजन इन डेप्थ में अच्छे से समझ में आई होगी तो भाई साहब ये और क्वेश्चन खत्म, रेगुलर मैथ जहां जरूरत है वहीं पढ़ लेना और अमेंडमेंट्स देख लेना। डन। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और मैक्सिमम अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।